हेलो। ठीक है सर। शेयरिंग इसको चैट जो ये चैट वाला के लिए कोई नंबर देगा? हेलो हेलो हेलो। हेलो भाई, ग्रुप डिस्कशन बोलो के लिए बच्चों। कोई नंबर दो यार। सौम्या का भी चलेगा। पापा तो बोलते हैं काम बोलो, काम क्या है? हेलो। तो फोन करना ही नहीं है। तुमको सौम्या का नंबर लेना है? गुड मॉर्निंग। अभी कौन सा सीरियल आ रहा भाई ये सब भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। कुछ पता ही नहीं है। है? अभी 9 बजे आप वाला आएगा ना? अब सर कहाँ है? रिप्रोडक्शन में कहाँ चले आज जाते हैं नया यार? चैप्टर शुरू होगा। आदिव गंजी गिर गए, उठा दो। इसको फुल स्क्रीन साइड वाली। बस ये माइक देखिए शेयर हो गई स्क्रीन। बच्चों आवाज आ रही है? ओके, इसको फुल कर लो। स्क्रीन देख पा रहे हो ना? ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिए। देखो, जो नोट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। राइट, नोट्स बनाने की कोई अलग से जरूरत नहीं है बेटा। ओके ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या बोलोगे? देखो, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। जैसे हम है वैसे ही ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। राइट, तो सबसे पहले री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स जेनेसिस, इसको बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो, यहाँ पे दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में बोलते हैं सेक्स। राइट, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और सेक्स? देखो, जैसे मेल और फीमेल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो मेल और फीमेल क्या ये दोनों एक ही स्पीसी के इंडिविजुअल हैं? यस और नो? यस, राइट। तो मेल और फीमेल बेटा दोनों एक ही स्पीसी के इंडिविजुअल हैं। पर आप ये बताइए, क्या मेल और फीमेल पे क्या कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल डिफरेंसेस हैं। तो आप देखिए, दोनों एक ही स्पीसी के हैं और उसके बावजूद भी दोनों में कुछ फिजिकल डिफरेंसेस हैं, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या सेक्स। तो these are physical differences between two individuals of same species। एक ही स्पीसी के दो लोगों में जो फिजिकल डिफरेंस है उसको आप बोल रहे हो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अच्छा, अब ये बताओ, एक टर्म है मोनोइसियस,
और दूसरा है डायोसियस। देखो मोनोइसियस क्या, मोनोइसियस आप ये बोलिए, ये जो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? मोनोइसियस क्या है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल? हम लोग क्या है, ह्यूमन क्या है, मोनोइसियस या डायोसियस? ह्यूमन। देखो जब आप बोल रहे हो डायोसियस, राइट, तो यहां पर क्या होता है, एक ही स्पीसी में जो दो लोग हैं वहां पे मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में, राइट, जबकि मोनोइसियस मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही स्पीसी में है। तो ये क्या हुए, मोनोइसियस जो है ये बाइसेक्सुअल हुए, मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में, जबकि डायोसियस ये यूनिसेक्सुअल हुए। थोड़ा उल्टा है, ध्यान रखना, मोनोइसियस होते हैं बाइसेक्सुअल, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन, और डायोसियस होते हैं क्या, यूनिसेक्सुअल, जैसे यहाँ पे ह्यूमन। और आप जानते हो अर्थवॉर्म, राइट। तो ये दो छोटी छोटी बातें आप याद रखना, एक तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म और दूसरे मोनोइसियस और डायोसियस। तो आप देखिए हम लोग डायोसियस है, तो ह्यूमन में क्या है बेटा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल्स में सिचुएटेड है, राइट। तो एक एक करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन और फिर पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। यहां से हम लोगों का लेक्चर अपने नीड के हिसाब से फोकस होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जरा देखो क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आप जान रहे हो एक जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। तो देखो जाइगोट के पास क्या होता है, ये बाई पोटेंशियल एम्ब्रियो होता है। देखिए जब भी मैं बोल रहा हूं बाई पोटेंशियल, तो इसका मीनिंग क्या, बाई पोटेंशियल बोलने का मतलब है इसके पास दोनों एबिलिटी है, ये मेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप कर सकता है और फीमेल भी डेवलप कर सकता है। पर देखो अगर क्या होता है, एम्ब्रियो के पास एक्स एक्स कंडीशन है, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक्स वाई, राइट। तो क्या होता है बच्चों, अगर एक्स एक्स कंडीशन डेवलप होता है तो यहाँ पे एक डक्ट डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। क्या बोलोगे, मुलेरियन डक्ट। और एक्स वाई कंडीशन का अगर एम्ब्रियो होगा तो इसमें डेवलप होता है ओल्फियन डक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो मुलेरियन और ओल्फियन डक्ट है ना, यही फ्यूचर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बनाते हैं। जरा इस बात को अच्छे से ध्यान रखो कि ये जो मुलेरियन और ओल्फियन डक्ट है यही फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं, सेक्स ऑर्गन्स को। तो आप देखिए मुलेरियन डक्ट को यदि आप डेवलप होने दोगे तो ये डेवलप होगा यूट्रस में और ओविडक्ट में। अच्छा ध्यान रखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, मुलेरियन डक्ट का जो ग्रोथ होता है ना वो ओल्फियन डक्ट से ज्यादा फास्ट होता है, और ये आउट कंपीट कर देता है किसको, ओल्फियन डक्ट को। अब जैसे आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, पर क्रॉप्स के साथ क्रॉप फील्ड में वीड्स भी तो ग्रो हो रहे हैं। और बताओ ज्यादा बढ़िया ग्रोथ किसका आता है, वीड्स का आता है या क्रॉप का आता है, ज्यादा फास्ट ग्रोथ किसमें, ठीक है बिल्कुल सही। तो वीड्स जो है ना बच्चों रैपिडली ग्रो करते हैं। तो आप बताओ इसका मतलब वो क्रॉप के साथ कंपीट कर रहे हैं फॉर फूड। उसी प्रकार से मुलेरियन डक्ट का ग्रोथ फास्ट होता है, और मुलेरियन डक्ट का जब ग्रोथ फास्ट होता है तो ओल्फियन डक्ट उससे कंपीट नहीं कर पाता और ये रिग्रेस हो जाता है। तो आप बताइए अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप हुआ तो कौन से सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल, फीमेल, वेरी गुड।
लेकिन देखो होता क्या है, अगर बेटा कंडीशन एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, जरा इसको ध्यान से देखना। देखो एक्स वाई कंडीशन हुआ तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर, यहां मैं साइड में मेंशन कर रहा हूं, आप जानते हो वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल जीन होता है जिसको बोलते हैं SRY जीन। ऐसा नाम सुना है क्या? वेरी गुड। S stands for sex determining, R stands for reason, Y stands for Y chromosome. Sex determining reason of Y chromosome, right? अब ये SRY जीन, आप जानते हो जीन अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं बाय मेकिंग प्रोटीन। तो बेटा ये एक खास प्रकार के फैक्टर बनाता है जिसका नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या बनाएगा? TDF। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोई बोल रहा है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है ये हेल्प करता है इन डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के प्रेजेंस में क्या डेवलप होगा? टेस्टिस। और आप लोग जानते हो टेस्टिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसका नाम है सर्टोली सेल। क्या बोलोगे? सर्टोली सेल। अब देखो ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल क्या करती है? ये सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। कौन सी हार्मोन? एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब जैसे आप क्या करते हो, वीड्स को किल करने के लिए वीडिसाइड का यूज करते हो ना, उसी प्रकार से यहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन बेटा देखो किसके ग्रोथ को इनहिबिट करने जा रहा है? ये एंटी मुलेरियन हार्मोन इनहिबिट कर देगा किसके ग्रोथ को? मुलेरियन डक्ट। बहुत बढ़िया। तो अब आप बताइए, हमने कॉम्पिटिटर को ही खत्म कर दिया, मुलेरियन डक्ट को ग्रो होने से रोक दिया, तो अभी बोलिए कौन सा डक्ट ग्रो होगा अब? बाई पोटेंशियल एम्ब्रियो, जिसका मतलब है इसमें दोनों प्रकार की एबिलिटी है, मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप होने की और फीमेल सेक्स ऑर्गन को। तो अगर हमने मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर दिया तो अभी बोलो कौन सी डक्ट डेवलप होगी? ओल्फियन डक्ट। और ये ओल्फियन डक्ट यदि डेवलप हुई तो आप जानते हैं जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है वास डिफरेंस, और दूसरा है बेटा सेमाइनल वेसिकल। ओके, तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर डेवलप होंगे। सर्टोली सेल बेटा अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये टेस्टिस के सेल्स हैं जिनको नर्स सेल भी बोलते हो आप, और ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और बहुत सारे और भी। ठीक है, रोकने के लिए बेटा देखिए ओल्फियन डक्ट को रोकने के लिए कुछ नहीं होता है क्योंकि उसका ग्रोथ स्लो है, मुलेरियन डक्ट के ग्रोथ को हमें रोकना पड़ता है, राइट? अच्छा, ये फ्लो चार्ट वाला क्रोमोसोम वाला फ्लो चार्ट एक बार और समझ लो। देखो सबसे पहले ये बताओ कि मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम होगा या फीमेल के अंदर? वाई क्रोमोसोम मेल के पास होगा। तो ये जो वाई क्रोमोसोम होता है बेटा, इसके पास एक स्पेशल जीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? SRY जीन। SRY स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। SRY जीन एक प्रोटीन बनाता है, एक फैक्टर बनाता है जिसको हम बोलते हैं TDF, यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहां तक सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वेरी नाइस। अब देखो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जैसा नाम है वैसा ही काम है। TDF बेटा किसको डेवलप करता है एम्ब्रियो में? टेस्टिस को। और देखिए ये जो डेवलपमेंट है ना, ये मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, टेस्टिस का जो ग्रोथ है एम्ब्रियो में ये 7th वीक में हो जाए। ठीक है, ये कब हो जाएगा? 7th वीक में। तो 7th वीक में TDF ने किसको बना दिया?
टेस्टिस को, और टेस्टिस के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसका नाम है सर्टोली सेल। बेटा ये सर्टोली सेल जो होती है ये एंटी मुलेरियन हार्मोन को सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट कर रही है? एंटी मुलेरियन हार्मोन। और अब देखो नाम से ही समझ आ रहा है, एंटी मींस अगेंस्ट, अगेंस्ट मुलेरियन डक्ट ये वर्क करेगा। और जरा आप इस जगह पे नोटिस कीजिए, एंटी मुलेरियन हार्मोन ने किसके ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया? मुलेरियन डक्ट, राइट। तो इस प्रकार से यदि मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होता तो बोल दो किसके सेक्स ऑर्गन डेवलप होते, मेल के या फीमेल के? ठीक है, वेरी गुड। और यदि ओल्फियन डक्ट डेवलप हुआ तो मेल के, वेरी गुड। अच्छा सुनो, यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर फीमेल में दोनों होगा। जी नहीं, जब मुलेरियन डक्ट ग्रो करता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब मुलेरियन डक्ट ग्रो करता है तो ध्यान रखो वो आउट कम्पीट कर देता ओल्फियन डक्ट को। जिस प्रकार से वीड्स क्रॉप को आउट कम्पीट कर देते हैं और उनको ग्रो नहीं होने देते, उसी प्रकार से मुलेरियन डक्ट आउट कम्पीट करता है किसको? ओल्फियन डक्ट को। ठीक है बेटा, अब आ रहे हैं नेक्स्ट। तो ये देखो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, आई होप सभी कोई समझ गए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट अपना सभी का ओके है। अब आ रहे हैं तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन यहाँ पे हो गया। अच्छा चलो अभी ये बताओ टेस्टिस का डेवलपमेंट किस वीक में होता है एम्ब्रियो में? वेरी नाइस, टेस्टिस का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में 7th वीक में होता है। दूसरा, मेल सेक्स ऑर्गन को एम्ब्रियो में डेवलप करने वाले डक्ट को क्या बोलोगे? वेरी गुड। फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करने वाले डक्ट? मुलेरियन, बहुत बढ़िया। तो इतना ही समझना है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए अब सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टडी करेंगे और बाद में स्टडी करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। बेटा मुलेरियन डक्ट पूरा ग्रो हो गया तो एंटी मुलेरियन हार्मोन कैसे इनहिबिट करेगा? देखो क्या होता है, आपने जो ट्रांसजेंडर सुने होंगे ना कि थोड़ा सा पार्ट मेल सेक्स ऑर्गन और थोड़ा पार्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रो कर गया, तो वो जो है एक एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, या तो मुलेरियन डक्ट ग्रो करेगा या ओल्फियन डक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों को 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बोलते हो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और इसेंशियल सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं इनको, और दूसरे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलोगे? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उनको बोलते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट फॉर्मेशन, राइट। गैमीट को जो फॉर्म कर रहे हैं उनको बोलो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एग्जांपल दो, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? हाँ, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। ठीक है, एक ही है, गैमीट का फॉर्मेशन केवल कहां पर होता है? टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये बोलते हैं दिस हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, राइट। ये रिप्रोडक्शन में तो मदद करते हैं बट डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स, पर ये गैमीट प्रोड्यूस नहीं करते। अब इसमें आप जान रहे हो जो बाकी सारे बच गए हैं वो इसके अंदर आएंगे, और उसमें क्या क्या? अब बोलो टेस्टिस से जो गैमीट बना वो गैमीट कहाँ पे कलेक्ट होता है, स्टोर कहाँ पे होता है? तो एपिडिडाइमिस,
एपिडिडाइमिस के कॉर्डल पार्ट से कौन सी डक्ट अराइज होती है? वास डिफरेंस, वेरी गुड। अच्छा अब ये बताइए, वास डिफरेंस की डक्ट जाकर किस ग्लैंड के साथ जुड़ती है? वेरी गुड, सेमाइनल वेसाइकल। अब बोलो, सेमाइनल वेसाइकल और वास डिफरेंस दोनों की डक्ट आपस में ज्वाइन होकर कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है? फिर से क्वेश्चन सुनो ध्यान से। सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट जुड़कर कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है? हाँ एक सही बोल रहा है, ये है बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? इजैकुलेटरी डक्ट। अब देखो, लार्जेस्ट एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है या पेयर्ड होता है? प्रोस्टेट सिंगल होता है, एक ही होता है, ध्यान रखना। सेमाइनल वेसाइकल दो होते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट के बाद अब देखो, प्रोस्टेट के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर मेल में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन और कौन सा? कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। सिंगल या पेयर्ड? सिंगल या पेयर्ड? पेयर्ड। दो होते हैं, दो होते हैं, सिंगल नहीं, पेयर्ड, ठीक है। केवल प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल है, राइट। अच्छा, और लास्ट में द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन ऑफ मेल, द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल, दैट इज पेनिस। तो आप देखो, अभी ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और पेनिस, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं करता, पर क्या ये रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है? तो यस, ये जरूरी है, और इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी एक ही है, टेस्टिस, और बाकी सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, यहां तक कोई भी डाउट? प्राइमरी सेकेंडरी का डेफिनेशन क्लियर? ओके, तो अब हम लोग, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैं वैसे ही पढ़ना है। प्राइमरी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके सेकेंडरी पढ़ेंगे। तो जैसे बेटा लिखा है बिल्कुल वैसे पढ़ने जा रहे हैं, और आपको बस ये लिस्ट ध्यान रखना है, एक एक करके मैं आपको याद दिलाऊंगा जब हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। देखिए, यह है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। बहुत सिंपल। देखो, टेस्टिस का जो डेवलपमेंट है ना, अगर हम बात करें इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हुई, तो इसका आंसर है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये बेटा एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है, और इसका डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ जेस्टेशन, ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। समझ जाओगे, IUL मैं लिख रहा हूं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है। तो ड्यूरिंग 7th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, एब्डोमेन में किसका डेवलपमेंट हो गया? टेस्टिस का। अब देखो, ये जो टेस्टिस डेवलप हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, ये डिसेंड करता है स्क्रोटम में। ये देखिए, ये टेस्टिस डिसेंड करता है, ये स्किन का एक पॉकेट है, और यहाँ पे टेस्टिस डिसेंड कर रहा है। ये जो पॉकेट देख रहे हो ना स्किन का, इसको बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। IUL का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। मैं लिख भी दे रहा हूं, बाद में कंफ्यूज नहीं हो आप। इंट्रा यूटेराइन लाइफ मीन्स जब एम्ब्रियो यूट्रस में है तब ये होगा। अब देखो, तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? एब्डोमिनल कैविटी में, और एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होने के बाद टेस्टिस जो है बेटा एक कैनाल की मदद से, ये देखिए,
टेस्टिस जो है एक कैनाल की मदद से डिसेंड करेगा स्क्रोटम में। ये देखिए, ये जो कैनाल देख रहे हो ना, इस कैनाल को बच्चों बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। क्या बोलोगे इसको? इंग्विनल कैनाल। ये देखिए, ये है इंग्विनल कैनाल। ठीक है, अब देखो टेस्टिस डिसेंड तो कर रहा है, लेकिन जब टेस्टिस डिसेंड करेगा तो वो एक कॉर्ड से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे मैं कॉर्ड बना रहा हूँ। इंग्विनल कैनाल के अंदर बेटा एक कॉर्ड होता है जिससे टेस्टिस जुड़ा होता है। ये जो कॉर्ड आप देख रहे हो ना, इस कॉर्ड को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको क्या बोल रहे हो? स्पर्मेटिक कॉर्ड, राइट। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के एंड में यहाँ पे देखिए क्या जुड़ा होता है? टेस्टिस। इस तरीके से यहाँ पे क्या ये अटैच है? टेस्टिस। अब देखो, टेस्टिस और स्ट्रोटम को आपस में एक स्ट्रक्चर जोड़ता है। ये देखिए, टेस्टिस और स्क्रोटम को आपस में ये जो कॉर्ड जोड़ के रखता है, इसको आप बोलते हो ग्यूवर्नेकुलम। क्या बोल रहे हो? ग्यूवर्नेकुलम, या बच्चों इसी को बोलते हैं मिजोर्चियम। ठीक है, ग्यूवर्नेकुलम या इसी को क्या बोलोगे? मिजोर्चियम। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको 4 टर्म ध्यान रखने हैं। MIST। M का मतलब है बच्चों मिजोर्चियम, I का मतलब इंग्विनल कैनाल, S का मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड और T का मतलब टेस्टिस। तो इस फिगर के अंदर आपको ये 4 बातें याद रखनी है। अच्छा, ये जो पाउच है स्किन का, इसको क्या बोल रहे हो? स्क्रोटम, या इसी को बोलते हो स्क्रोटल सैक। फिर से मैं एक बार स्टेप बोल दे रहा हूं, जरा ध्यान देना। टेस्टिस का डेवलपमेंट कहां पे हुआ? एब्डोमेन में हुआ या स्क्रोटम में हुआ? टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ एब्डोमेन में। वेरी गुड। किस वीक में हुआ बेटा? 7th वीक में हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो 7th वीक में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट हो गया 7th वीक में, लेकिन टेस्टिस डिसेंड करना शुरू करता है स्क्रोटम की तरफ ड्यूरिंग 7th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन। कब डिसेंड करेगा? ड्यूरिंग 7th मंथ। और कंप्लीट करेगा, जरा ध्यान से सुनो, कंप्लीट करेगा ये डिसेंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक बर्थ से पहले टेस्टिस बेटा डिसेंड करके कहां पहुंच जाएगा? स्क्रोटम में, राइट। हाँ, तो इस तरीके से ये 3 बातें। डेवलपमेंट कब हुआ टेस्टिस का? 7th वीक। डिसेंड स्टार्ट किस वीक में हुआ? किस मंथ में हुआ? 7th मंथ। और कंप्लीट कब हुआ? कंप्लीट कब हुआ? ड्यूरिंग बर्थ। वेरी गुड। ये 3 बातें याद रखना, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, और डिसेंड नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा? पहले नॉर्मल सीख लेते हैं, फिर मैं वो भी बता रहा हूँ, घबराओ नहीं। ठीक है, तो अभी आपको 4 टर्म याद रखने हैं। मिस्ट, M फॉर मिजोर्चियम, I फॉर इंग्वाइनल कैनाल, S फॉर स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड T फॉर टेस्टिस। ये 4 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक बार स्टेप सुनो। टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड करता है एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जो स्किन से बना है, इसको क्या बोलते हो? स्क्रोटम में। तो जब टेस्टिस डिसेंड करता है तो एक कैनाल से होकर गुजरता है, और इस कैनाल को बच्चों क्या बोल रहे हो? इंग्विनल कैनाल, राइट। और टेस्टिस किस कॉर्ड से जुड़ा होता है जब डिसेंड कर रहा होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब देखिए, टेस्टिस स्क्रोटम में आ गया। ठीक है, टेस्टिस स्क्रोटम में आ चुका है, और स्क्रोटम में आने के बाद टेस्टिस और स्क्रोटम को एक कॉर्ड जोड़ता है। उस कॉर्ड को क्या बोलते हो बच्चों? ग्यूवर्नेकुलम, या उसी कॉर्ड को बोल रहे हो मिजोर्चियम।
M stands for mesorchium, I for inguinal canal, S for spermatic cord and T for testis. चलो इतनी बात तो समझ आ गई सभी को? बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, ये बताओ टेस्टिस जो नीचे डिसेंड किया स्क्रोटम में, भाई टेस्टिस एब्डोमेन में ही रहता, डिसेंड क्यों किया? क्या डिसेंड करने का कोई बेनिफिट मिलेगा टेस्टिस को? यस। क्या होता है, यहाँ पे आपको एक नोट ध्यान रखना पड़ता है। देखो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना बेटा, वो बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो स्क्रोटम provide lower temperature, और ये टेम्परेचर कितना लो होना चाहिए? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन बॉडी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए जो स्क्रोटम है बेटा, यहाँ जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी से कम होता है। मतलब मान लो बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35, यानी थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेंगे वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमम वर्क कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप देखिए टेस्टिस में क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन इन स्क्रोटम। देखो क्या होता है स्क्रोटम में बेटा, 2 मसल्स होती है। एक तो होती है क्रीमेस्टर मसल, ठीक है, और दूसरी होती है डार्टोस मसल। देखो इंटरेस्टिंग क्या है कि क्रीमेस्टर मसल ये स्केलेटल मसल, ठीक है, और ये पुल करती है, एक पुल्स टेस्टिस टुवर्ड्स बॉडी। और डार्टोस मसल क्या बोल रहे हो? डार्टोस मसल जो है ये स्मूथ मसल है, राइट। और जब टेम्परेचर कम होता है ना तो ये फॉर्म करता है, फॉर्म रिंकल्स ओवर स्क्रोटम टू रिड्यूस एक्सपोज्ड सरफेस। चलो मेरे को ये बताओ, जैसे अगर मान लो बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड में तो क्या हो रहा है, स्क्रोटम और टेस्टिस से हीट का लॉस हो रहा है। तो यदि हीट लॉस हो रहा है तो आप मेरे को ये बताइए, हीट लॉस होगा तो मान लो बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 35, और स्क्रोटम का टेम्परेचर रिड्यूस होके, बॉडी का टेम्परेचर 37 और स्क्रोटम का रिड्यूस होके 35 से 33 हो गया, तो क्या अभी ऑप्टिमम स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 35 से रिड्यूस होकर कितना हो जाए बेटा? 33 स्क्रोटम में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑप्टिमम नहीं होगा। तो देखो होता क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान देना। ये जो मसल है देख रहे हो ना, यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होती है क्रीमेस्टर मसल। कौन सी मसल होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में? क्रीमेस्टर। और ये क्रीमेस्टर मसल क्या करती है, टेस्टिस को पुल करके ले जाती है टुवर्ड्स बॉडी। अगर टेस्टिस को बॉडी के पास ले आओगे तो आप बताइए, बॉडी से टेस्टिस हीट को एक्वायर कर सकता है ना, और अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। कितने पे? 35 पे। दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे आप स्क्रोटम देख रहे हो ना, ये स्क्रोटम के ऊपर यदि रिंकल्स बन जाए तो आप बताइए इसका इफेक्टिव जो सरफेस एरिया होगा, जो सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा?
डिक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। और ना, फिर से एक बार, कुछ कुछ इंक्रीज लिख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं बेटा जो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे जो एयर है ना, इसके कांटेक्ट में रिंकल बनने के बाद इस एयर के कांटेक्ट में जो सरफेस होगा वो इफेक्टिवली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अभी ठीक बोल रहे हो, वो डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगा। आप एक काम करो ना, कुछ नहीं करो, एक पेपर लो, पेपर को ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लो, और फोल्ड करके देखो पेपर का पहले जो सरफेस एरिया था जब आपने फोल्ड नहीं बनाया था तब ज्यादा था, या फोल्ड करने के बाद एक्सपोज सरफेस ज्यादा है, कब ज्यादा होगा? पहले ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अब आइए ओके, तो अभी आपसे मैं क्वेश्चन फिर से एक बार पूछ रहा हूँ। टेस्टिस में टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कितने मसल्स हेल्प करते हैं? 2 मसल। नंबर 1 क्रीमेस्टर मसल, नंबर 2 डार्टोस मसल। ये क्लियर है सभी को? अब देखो बेटा, नेक्स्ट है, अब देखिए क्या होता है, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ टेस्टिस हम मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं 3 डिफरेंट टाइप से, राइट? ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ टेस्टिस, देखिए हम मैमल्स को क्लासिफाई करते हैं इन 3 डिफरेंट टाइप्स, 1, 2 एंड 3। मैमल्स आर क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट टाइप। सबसे पहले बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। देखो बहुत आसान है, इस चैप्टर को तो मैं तुमको याद करा दूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। पहले अभी हम लोगों ने याद रखा है मिस्ट, MIST, M stands for mesorchium, I stands for inguinal canal, S stands for S, spermatic cord, very good, and T stands for testis। बहुत बढ़िया, तो मिस्ट हो गया बेटा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, पोजीशन ऑफ टेस्टिस मैमल्स में, ठीक है? ये हम लोग जो बात कर रहे हैं केवल मैमल्स की। ये बताओ टेस्टिस मैमल्स में ही होता है या अर्थवॉर्म में भी होता है? बोथ या ओनली इन मैमल्स? बोथ, बोथ, दोनों में होता है, अर्थवॉर्म में भी होता है टेस्टिस, राइट? तो देखिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मैमल्स में, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें टेस्टिस जो है एब्डोमेन के बाहर मिलता है, जैसे ह्यूमन, राइट? कुछ बेटा मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें पूरे लाइफ उनका जो टेस्टिस होता है ना वो एब्डोमेन में ही मिलता है, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। और कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, राइट? 3 प्रकार के मैमल है। फर्स्ट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, सेकंड इंट्रा एब्डोमिनल, और तीसरे क्या बोल रहे हो? सीजनल ब्रीडर। तो आप जरा देखिए, सबसे पहले एक्स्ट्रा एब्डोमिनल किनको बोल रहे हैं? तो यहाँ पर टेस्टिस जो है लाइज आउटसाइड एब्डोमेन, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होता है, और कहाँ पे होता है? स्क्रोटम में। तो इनको बोलोगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। जैसे ह्यूमन, कार्निवोर्स, ये सभी में टेस्टिस, जैसे आप लायन, टाइगर, डॉग्स, इनमें आप देखिए टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मिलेगा, राइट? दूसरे बोल रहे हो बेटा इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है? देखो इंट्रा एब्डोमिनल किसको बोल रहे हो? यहाँ पे टेस्टिस लाइज इनसाइड एब्डोमेन, इनसाइड एब्डोमेन थ्रू आउट लाइफ, पूरे लाइफ टेस्टिस कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा एब्डोमेन में। अब जरा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एलिफेंट।
एलिफेंट में टेस्टिस होता है इंट्रा एब्डोमिनल, वो कभी भी स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होता, राइट। सेकेंड है बेटा एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स। अब एक्वेटिक मैमल्स में क्या, जैसे व्हेल, डॉल्फिन्स, राइट, सील, ये सभी के अंदर टेस्टिस कैसा, ये सभी के अंदर जो टेस्टिस है वो है इंट्रा एब्डोमिनल। ओके, तीसरे बोलते हो सीजनल ब्रीडर, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्या है, देखो इंटरेस्टिंग ये है कि जो सीजनल ब्रीडर है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंट्रा और एक्स्ट्रा। यहां पे देखो सीजनल ब्रीडर में क्या होता है, यूजुअली टेस्टिस lies inside एब्डोमेन। ज्यादातर समय बेटा टेस्टिस कहां पे रहता है, एब्डोमेन में। पर देखो बट descends in scrotum during breeding season, during breeding season। ये थोड़ा आपके लिए मैं नोट्स भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी। तो टेस्टिस बेटा डिसेंड होके कहां पे आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, कब, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो इसके एग्जाम्पल आप बोलोगे बैट्स और दूसरे रोडेंट्स। तो ये देखो ये जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कंडीशन है ना सीजनल ब्रीडर में, ये टेम्पोररी होता है बेटा, ये केवल ब्रीडिंग सीजन के समय इनके टेस्टिस डिसेंड होते हैं, ठीक है। पर सर ह्यूमन में भी तो उसे बॉडी टेम्परेचर, रोडेंट्स का मतलब कोई बताएगा, रोडेंट्स किसको बोलते हैं? अच्छा ये कोई पूछ रहा है काऊ में, अरे काऊ फीमेल उसमें टेस्टिस नहीं होता। ऑक्स में आपको बोलना है तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बोलिए, बुलॉक्स जो होते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो यहाँ पे रोडेंसिया मतलब बेटा जो बरोइंग रोडेंट्स है, जैसे माइस है, रैट्स है, वो सब इसके अंदर आते हैं, रोडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी आपसे पूछा जाए मैमल्स को ऑन बेसिस ऑफ टेस्टिस कितने टाइप से क्लासिफाई किया, तो आंसर 3 टाइप। और क्या ये तीनों टाइप सभी को क्लियर है और याद भी हो रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो जरा ये वाले डायग्राम में आओ। अब यहाँ पे किसी ने पूछा था कि सर कुछ लोगों में तो क्या होता है, टेस्टिस डिसेंड नहीं होता है। तो कंडीशन जो है उसको आपको देखो 3 अलग अलग कंडीशन है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा नोट में डाल रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे बेटा देखो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं इन्ग्वाइनल हर्निया। देखो इन्ग्वाइनल हर्निया क्या है, यहाँ पे इन्ग्वाइनल कैनाल दिख रहा है सभी को, दिख रहा है? यस। तो देखिए क्या होता है, जैसे एथलीट्स होते हैं, खासकर वेट लिफ्टर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब वेट को उठाते हैं, कई बार पुश करते हैं, तो उनका इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जो है बच्चों, वो कहाँ पे आ जाता है, इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर, राइट, वो इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर। और जब कोई भी ऑर्गन अपने पोजीशन से डेविएट करता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज हर्निया। और यहाँ पे इंटेस्टाइन का जब एक छोटा सा लूप इन्ग्वाइनल कैनाल में होगा तो उस कंडीशन को क्या बोलोगे, इन्ग्वाइनल हर्निया। वेरी गुड, ठीक है। वेट लिफ्टर में बेटा ये कंडीशन इसलिए दिखता है क्योंकि वो हैवी वेट जब लगाते हैं ना तो एब्डोमिनल ऑर्गन के ऊपर प्रेशर आता है और उसके कारण वो ऑर्गन लॉज हो जाते हैं इन्वाइनल कैनाल, इसलिए। और इसीलिए आप देखो ना, याद करो, यूजुअली क्या बोला जाता है, खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उस समय जो फूड है वो हमारे
एलिमेंट्री कैनाल में है और आप प्रेशर जब एक्सर्ट करेंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा और इसलिए एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इनग्वाइनल हर्निया पहला कंडीशन। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होता है, टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं हुआ तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म, इस कंडीशन को बोलते हैं अनडिसेंड टेस्टिस। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटम, अगर स्क्रोटम के अंदर बेटा टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाता तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। जरा इसका लिटरल मीनिंग समझो। देखो बायोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, अगर आप वर्ड्स को ब्रेक कर लोगे ना तो उसका मीनिंग समझ जाओगे। क्रिप्टिक मीन्स होता है बेटा हिडन, और ऑर्कस मीन्स होता है टेस्टिस। तो हिडन टेस्टिस कंडीशन, टेस्टिस स्क्रोटम में दिखेगा ही नहीं, हिडन है, छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंड नहीं हो पाया। तो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। डिसेंड मतलब नीचे उतरना। अब बेटा यहाँ पे जरा देखो क्या हो रहा है कि जब टेस्टिस डिसेंड हो रहा था तो क्या था, इनग्वाइनल कैनाल की विड्थ कम थी और टेस्टिस यहीं पे कहीं ट्रैप हो गए, इनग्वाइनल कैनाल में ही ट्रैप हो गए। तो अगर सर्जिकली इनग्वाइनल कैनाल की हम विड्थ को बढ़ा दें तो क्या टेस्टिस डिसेंड हो जाएगा? डिसेंड हो जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलोगे? ऑर्कियोपेक्सी, सर्जिकल ब्रॉडनिंग ऑफ इनग्वाइनल कैनाल। ऑर्कियोपेक्सी इज सर्जिकल ब्रॉडनिंग ऑफ इनग्वाइनल कैनाल। क्लियर है? तीनों टर्म। और बेटा अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे देखो शहर में बच्चे होते हैं तो डॉक्टर्स एग्जामिन कर लेते हैं और ये सर्जरी कर देते हैं, लेकिन रूरल एरिया में कोई बच्चा है 15 साल 17 साल, उसका टेस्टिस इनग्वाइनल कैनाल या एब्डोमिनल कैविटी में ही ट्रैप रहा तो क्या होता है, टेस्टिस में कैंसर डेवलप हो जाता है। और जब टेस्टिस में कैंसर डेवलप हो गया तो आप ये बोलो सर्जिकली हम उसको डिसेंड कराएंगे या बॉडी से रिमूव करेंगे? रिमूव करेंगे। एंड दिस सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड एज ऑर्काइडेक्टॉमी। ऑर्काइडेक्टॉमी, या बेटा इसी को कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं, कैस्ट्रेशन, और दिस इज कॉल्ड एज ऑर्काइडेक्टॉमी। तो अभी आपको ये 4 टर्म याद रखना है, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, IOC, तो इसको ऐसे याद रखना है, IOC। I stands for inguinal hernia, ठीक है? O stands for orchidectomy and orchiopexy, orchidectomy and orchiopexy। और 4th टर्म है ऑर्काइडेक्टोमी। ऑर्काइडेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर किसी को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया तो टेस्टिस को रिमूव कर देंगे एंड दैट कंडीशन इज नोन एज ऑर्कायोपेक्सी, सॉरी ऑर्काइडेक्टोमी। देखो जहां भी एक्टोमी लगा है ना मीन सर्जिकल रिमूवल, और ऑर्काइडेक्टोमी को एक और नाम देते हो क्या, कैस्ट्रेशन। ऑर्काइपेक्सी, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जरा तुम लोग सुन लो, कंफ्यूज नहीं हो, फिर से एक बार सुनो। जैसे बेटा टेस्टिस डिसेंड करता है, डिसेंड कर रहा है टेस्टिस तो एक कैनाल से डिसेंड कर रहा है, उस कैनाल को हम बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल, राइट? कई बार इस कैनाल के अंदर इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा आ जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। क्या ये सभी को क्लियर है? इनग्वाइनल हर्निया, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्लियर। अब आते हैं सेकेंड टर्म, क्रिप्टोरकाइडिज्म। देखो क्या होता है क्रिप्टोरकाइडिज्म में कि एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटम में नहीं आ पाता और एब्डोमिनल कैविटी में ही ट्रैप रह जाता है या इनग्वाइनल कैनाल में ट्रैप रह जाता है। अगर टेस्टिस बेटा इनग्वाइनल कैनाल या एब्डोमिनल कैविटी में ट्रैप हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं,
क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या ये दूसरा टर्म क्लियर है सभी को? मैं वेट लिफ्टिंग वाला केस बता रहा हूँ, घबराओ नहीं, पहले टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहले टर्म्स क्लियर करते हैं, फिर वेट लिफ्टिंग की बात कर लेंगे। अब देखो, टेस्टिस इनग्वाइनल कैनाल में ट्रैप हो गया, क्यों? क्योंकि इनग्वाइनल कैनाल नैरो। तो एक काम करें, अगर इनग्वाइनल कैनाल की विड्थ को बढ़ा दें तो क्या टेस्टिस डिसेंड हो जाएगा? डिसेंड हो जाएगा। और ऐसा हम सर्जिकली करते हैं बेटा। तो ऐसे सर्जिकल रिपेयर्स या ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर जिससे इनग्वाइनल कैनाल की विड्थ बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्कियोपैक्सी, सर्जिकल ब्रॉडेनिंग ऑफ इनग्वाइनल कैनाल, सर्जिकल ब्रॉडेनिंग ऑफ इनग्वाइनल कैनाल, ऑर्कियोपैक्सी। ठीक है, और लास्ट है ऑर्काइडेक्टोमी। देखो, अगर हमें पता चल गया कि टेस्टिस ट्रैप है तब तो ऑर्कियोपैक्सी कर देंगे, लेकिन आपको बोला बच्चा जैसे कहीं गांव में है, रिमोट एरिया में है और वहां पर मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, पता नहीं चला, तो 15 साल 17 साल टेस्टिस कहाँ पे ट्रैप रहा? एब्डोमिनल कैनाल या इनग्वाइनल कैनाल में। और उस केस में क्या होता है बेटा? टेस्टिस में कैंसर डेवलप हो गया, और जब टेस्टिस के अंदर कैंसर हो जाता है तो अब उसको डिसेंड नहीं कराते, रादर उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे कैस्ट्रेशन या बोलेंगे ऑर्काइडेक्टोमी। देखो, जब भी एक्टोमी वर्ड लगा है ना, समझ जाओ क्या है। दिस इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑर्गन। एक्टोमी जहां भी लगाओ, जैसे ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, यहाँ पे क्या है? ऑर्काइडेक्टोमी। हाँ, फिर तो स्टेरलाइज हो गया ना, अगर हटा दिया टेस्टिस तब ये अब स्टेराइल हो गया। ओके, तो ये चारों कंडीशन क्लियर है सभी को? इनग्वाइनल हर्निया, ऑर्काइडेक्टोमी, ऑर्कियोपैक्सी एंड क्रिप्टोरकाइडिज्म क्लियर सभी को? वेरी गुड। अब सुनो, अब मैं बात कर रहा था जो वेट लिफ्टिंग का, जरा मेरी बात सुनना। अब ये बताइए, अगर वेट को लिफ्ट करते हैं तो आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर ज्यादा लगता है या कम लगता है? प्रेशर ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये प्रेशर अर्थ की तरफ यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लग रहा है, तो ऑर्गन्स क्या करते हैं बेटा? इनग्वाइनल कैनाल के ऊपर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और इसलिए इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा कहां चला जाता है? इनग्वाइनल कैनाल में। राइट, कहां चला जाता है? इनग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अभी क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, ये देखो, जैसे गोवर्नेकुलम जो है ना, ये बी भी यूज करते हैं, वी भी यूज करते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप लिखते हो ना कलर, COLOR, COLOUR, तो ये बड़ा जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, उनका डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन HE भी लिखते हैं, HE भी लिखते हैं, ऐसा भी लिखते हैं। तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दो, अपना मेन फोकस रखो जो टॉपिक है इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी टेस्टिस के तीनों तीनों ये पोजीशन आपको क्लियर है, एक्स्ट्रा, इंट्रा और सीजनल ब्रीडर। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, क्लास कितने बजे तक है? नहीं, नेक्स्ट क्लास कब से है ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये जरा अब ये वाला पार्ट जरा सभी को ध्यान से देखना, और ये हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। जैसे देखो, ये मैं पेन लिया, इसको ऊपर से नीचे कट किया, तो इस सेक्शन को क्या बोलोगे? ऊपर से एंटीरियर से पोस्टीरियर कट किया, बोलो क्या बोलोगे इसको? लॉन्गिट्यूडनल।
और अगर इसी को मैं खीरे की तरह गोल गोल कट करता, राउंड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन या बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। वेरी गुड। तो ये ऊपर से नीचे टेस्टिस को कट कर रहे हैं और इसीलिए बेटा इसको बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग, टेस्टिस के ऊपर होते हैं 3 कवर, और कवर को बायोलॉजी में बोलते हैं ट्यूनिक्स। क्या बोलते हैं? ट्यूनिक्स, TUNICS। वेरी गुड। तो ये देखिए, ये टेस्टिस के ऊपर है 3 कवर। ये मैं पहला कवर बना रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट कवर है, ठीक है। ये देखिए, ये जो दोनों को मिला के हम एक ही कवर मानते हैं और इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, आउटर मोस्ट पेरिटोनियल कवरिंग, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसके बाद इसके अंदर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, इसके अंदर जो कवर है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, और ये कवर क्या करता है, टेस्टिस को 2 अनइक्वल पार्ट में बांटता है। ये देखो, ये टेस्टिस को अनइक्वल पार्ट में बांट दिया, ये देखो इस प्रकार से अंदर की तरफ। अब ये जो कवर देख रहे हो अंदर वाला, जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवर है ये। बाहर वाली कवर किसकी है? पेरिटोनियम की। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसकी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, राइट। अब बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्टीशन जो टेस्टिस को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पार्टीशन को बोलते हैं मीडियास्टाइनल टेस्टिस। क्या बोलोगे? मीडियास्टाइनल टेस्टिस। ओके। अब आप देखिए, 2 यहाँ पे कंपार्टमेंट है, ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। देखिए ये जो बड़ा कंपार्टमेंट है, जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, ये बड़ा कंपार्टमेंट और बहुत सारे इस प्रकार से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। समझ आई बात सभी को? ये जो टेस्टिस का बड़ा वाला कंपार्टमेंट है, बहुत सारे इस प्रकार से छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ मैंने बनाया है, इनको बोलते हैं बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोल रहे हो? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो आप देखिए, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाती है और इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। बेटा इनका जो नंबर होता है वो 250 to 300 हो सकता है एक टेस्टिस के अंदर, 250 to 300। अब देखो क्या होता है इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, जरा ध्यान देना, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए, इन स्ट्रक्चर्स में आप नोटिस कीजिए, इनका एंटीरियर पार्ट कॉइल्ड है पर इनका पोस्टीरियर पार्ट स्ट्रेट ट्यूब का बना है, राइट। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, ये कॉइल्ड जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा सेमिनी। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है कॉइल्ड, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। इनको क्या नाम दोगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब सुनो मेरी बात, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं टेस्टिस के। और सेमिनिफेरस टिब्यूल का सामने वाला हिस्सा कैसा है, कॉइल्ड या स्ट्रेट? ये एंटीरियर, एंटीरियर, ये कॉइल्ड हिस्सा है, ठीक है। पर पीछे वाला ये हिस्सा दिख रहा है सभी को, ये वाला हिस्सा देखो, ये स्ट्रेट है, सीधा है। ये जो स्ट्रेट पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। अरे तुमने वासा रेक्टा भी पढ़ा होगा ना। वासा मीन्स क्या? वेसल्स, और रेक्टस मीन्स स्ट्रेट, राइट। तो ये बेटा ट्यूब है, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। और अब जरा देखो,
यहाँ पे सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में जुड़ गए क्या? ये देखिए, ये जहां पे सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में जुड़ गए हैं और जुड़कर एक हाईली कॉइल्ड नेटवर्क बना रहे हैं। देखो, ये कॉइल्ड नेटवर्क बना, यहां से एराइज होती है ऐसे 10 to 20 छोटी छोटी डक्ट्स। ठीक है, ये जो कॉइल्ड नेटवर्क बन रहा है इसको बोलते हो आप रेटिटेस्टिस। रेटिकुलम आप पढ़ते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, और ये नेटवर्क है टेस्टिस में, इसलिए बेटा क्या नाम दिया? रेटिटेस्टिस। और रेटिटेस्टिस से आप देखो, ये डक्ट बाहर जा रही है, और ये जो डक्ट बाहर जा रही है, बाहर जा रहे हैं एफरेंट बोले या इफरेंट बोले? इफरेंट, इसलिए बेटा इनको बोलते हैं वासा इफरेंसिया। और ये देखिए, वासा इफरेंसिया जुड़कर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको नाम दोगे आप एपिडिडाइमिस। तो ये जो डक्ट है इसको बोल रहे हैं वासा इफरेंसिया। कितने नंबर? 10 to 20। और वासा इफरेंसिया जुड़कर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आप बोल रहे हो एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस के नोटिस करो, एपिडिडाइमिस के कितने पार्ट हैं? 3। जरा यहाँ ध्यान से देखना, सबसे जो टॉप वाला पार्ट है बेटा इसको बोलते हैं कैपट। ऊपर कैप जो सिर में पहनते हैं उसको बोलते हैं कैपट। मेन पार्ट जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हो बेटा कॉर्पस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और पीछे वाले पार्ट को बोलते हो कॉर्डा एपिडिडाइमिस। 3 पार्ट कौन कौन से एपिडिडाइमिस के? सबसे पहले कैपट, दूसरा कॉर्पस, और तीसरा कॉर्डा। अब देखो, कॉर्डा एपिडिडाइमिस से एक डक्ट एराइज होती है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो डक्ट आप देख रहे हो ना एराइज हो रही है, इस डक्ट का डायमीटर हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ पे नैरो है, यहाँ पे थोड़ा वाइड, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे, और सबसे वाइड अपने एंड में। आप देखिए, ये जो डक्ट है बेटा इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोल रहे हो? वास डिफरेंस। ठीक है, और वास डिफरेंस के एंड में एक स्वेलिंग है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलोगे? एम्पुला। अब देखो, ये एम्पुला सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट के साथ जुड़ती है। ये सेमाइनल वेसाइकल, ये हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेमाइनल वेसाइकल। और अब देखिए, सेमाइनल वेसाइकल और एम्पुला जुड़कर जो डक्ट बना रही है, सभी को ध्यान से, पहले भी बताया मैंने, सेमाइनल वेसाइकल और वास डिफरेंस की डक्ट जुड़कर क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। वेरी गुड, ये बेटा इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ, ये सिंगल टेस्टिस है, एक ही टेस्टिस का डायग्राम। तो ठीक है, एक बार फिर से देखो। सबसे पहले आपको 3 कवर याद रखने हैं टेस्टिस में। कितने कवर? 3। 2 तो मैंने बताया। सबसे पहले आउटर मोस्ट कवर को क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस। देखो, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये जो कवर है ये किस चीज की बनी हुई है? पेरिटोनियम या व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? पेरिटोनियम। वेरी गुड, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अंदर ये जो कवर मैंने ब्लैक से बनाया है, सेकंड कवर, ये बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलिए किसकी बनी है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव से। बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, एक तीसरी कवर भी होती है जो मैं लिख दूंगा पर वो डायग्राम में दिखता नहीं है। वो तीसरी कवर होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा। और वास्कुलर का मतलब आप जान रहे हो, ब्लड वेसल से बनी हुई। तो तीसरी कवर है ट्यूनिका वास्कुलोसा।
तो अभी 3 कवर, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अच्छा अब ये मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा फोल्ड कौन सी कवर बनाती है टेस्टिस में? कौन सी कवर सबसे ज्यादा फोल्ड बनाती है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वेरी गुड। अच्छा अब मेरे को ये बताइए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस को 2 अनइक्वल पार्ट में बांटती है बाय मेकिंग अ फोल्ड, दैट फोल्ड इज रेफर्ड एज? मीडियास्टाइनम टेस्टिस। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ गए हो मतलब सारी बात आ गई समझ में। मीडियास्टाइनम टेस्टिस, ये देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये जो सबसे गहरा फोल्ड बना रही है, जिसकी डेप्थ मैक्सिमम आप देख रहे हो, इस फोल्ड को बेटा बोलते हैं मीडियास्टाइनम टेस्टिस। अब आप देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स बना रही है, इन चैम्बर्स को क्या नाम देते हो? चैम्बर्स फॉर्म्ड बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया रेफर्ड एज testicular lobule. Number of testicular lobule inside a testis? 250 to 300. Very good. Testicular lobule का नंबर हो सकता है बेटा 250 to 300. A structural and functional unit of testis is seminiferous tubule. Very good. Structural and functional unit is seminiferous tubule. यहाँ पे दिख रहा है सभी को? अच्छा इसके भी नंबर याद रखो, एक टेस्टिस में ये 750 to 1000 हो सकते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, यहाँ डायग्राम में तो मैं एक ही दिखाया हूं, पर मैक्सिमम ये 3 हो सकते हैं। तो ऐसे इनसाइड अ टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 to 3 seminiferous tubule may present. ठीक है, the anterior part of seminiferous tubule is coiled but posterior straight part is referred as tubuli recti. Tubuli recti join to form which structure? Retitestis. Retitestis give rise to many small ducts referred as vasa efferentia. बहुत बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ vasa efferentia 10 to 20. All vasa efferentia join to form epididymis has 3 parts. Upper part is called as caput. Middle part is corpus and posterior part is chorda. Vast difference arises from which part? Vast difference arises from chorda epididymis. And why vast difference is referred as vast difference? Means a duct with different diameter at different side. यहाँ कट करोगे अलग diameter, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग. The widest part of vast difference is referred as ampulla. Ampulla joined with duct of seminal vesicle to form. ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आई होप सभी कोई समझ गए। अच्छा मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, कोई डाउट होगा पूछते रहना, ठीक है? और मैं हूँ डॉक्टर शैलेश कुमार सर, और ये नंबर लिख लो, व्हाट्सएप कर देना मेरे को कोई भी डाउट आए तो। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं ये हैंड आउट भेज दे रहा हूँ। वेलकम।